नमस्कार छात्रों, मैं मनीषा दीपक चौगले, श्रीमती अक्काताई नाना नेजा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दत्तवाड़ से मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम इस वीडियो में व्यवहारिक हिंदी में से पल्लवन इस एकांकी का भाग 2 देखने वाले हैं और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हैं। पिछले वीडियो में हमने व्यवहारिक हिंदी में से जो एकांकी में हमने शुरुआत में यहाँ पर 12वीं कक्षा के छात्राओं को दिखाया गया है और उसमें हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करा रहे हैं और उसमें से विद्यार्थी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें से पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन के विषय का विस्तार और उसी के साथ भाषा का विस्तार किस प्रकार किया जाता है और हमारे करियर की दृष्टि से पल्लवन कितना उपयुक्त है, इन सभी प्रश्नों का जवाब बहुत आसानी से अध्यापकों ने दिया है और यह हमने देखा। और अब हम इस वीडियो में पल्लवन की विशेषताएं, पल्लवन लिखने की शैलियाँ और उदाहरण के तौर पर हम देखने वाले हैं। छात्रों, अब हम पन्ना नंबर 81 को पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो परिच्छेद है ना, इस परिच्छेद में जब पढ़ाती हूँ तो उसमें से कठिन शब्दार्थ होते हैं। इस शब्दार्थों के अर्थ आप कॉपी में ज़रूर लिखें। तो देखो, मितवा क्या प्रश्न पूछता है। सर जी, कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषता क्या होती है। देखो छात्रों, यहाँ पर मितवा कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, पल्लवन की विशेषता क्या होती है। तो अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए, मैं अब पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। तो देखो छात्रों, पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी है। पल्लवन की विशेषता को इस प्रकार हम लिखे जा सकते हैं। तो पहला कौन सा है विशेषता, कल्पनाशीलता। तो देखो छात्रों, यहाँ पर पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेते हैं, यानी कल्पना के सहारे ही सूक्ति अथवा उदाहरण का भाव का विस्तार करते हैं। परंतु पल्लवन का विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। यह हम कल्पनाशीलता का अर्थ देखा। दूसरा कौन सा है, देखिए, मौलिकता। यहाँ पर देखिए, पल्लवन में मौलिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्यों, देखिए, इसमें स्वयं के विचारों से कुछ कहने, बोलने और लिखने की शक्ति अथवा गुण या मौलिकता के भाव होते हैं। यानी इसका अर्थ क्या होता है, सच्चाई का ही होता है, क्योंकि अपने विचार इनमें होनी चाहिए। तो देखिए, तीसरा क्या है, सृजनात्मकता। देखो छात्रों, पल्लवन में लेखक को सृजनात्मकता का अवसर और संतोष यहाँ पर दोनों मिलते हैं, क्योंकि विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए इसमें। चौथा कौन सा है, देखिए, प्रवाहमयता। यहाँ पर पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है, क्योंकि लेखक इस बात का ध्यान रखता है कि पाठकों को पढ़ाते समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव न हो। यह हम इसका अर्थ देखा। पांचवा कौन सा है, देखिए, भाषा शैली। यहाँ पर देखिए, पल्लवन करते समय लेखक को भाषा ज्ञान व भाषा का विस्तार जानना आवश्यक होता है, क्योंकि साथ में ही विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की भी आवश्यकता होती है। तो आगे देखिए छात्रों, यहाँ पर छठा कौन सा है, विशेषता शब्द चयन। यानी शब्द चयन का बहुत अधिक इस पल्लवन में महत्व है। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि लेखक को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों का या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना या विस्तृत कर देना ही क्या है, पल्लवन है। तो आगे देखिए, सातवां कौन सा विशेषता है, क्रमबद्धता। पल्लवन में विचारों में, अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता का बहुत ही अधिक ध्यान रखा जाता है। तो आठवां कौन सा विशेषता है, सहजता। देखो छात्रों, यहाँ पर पल्लवन का सहज रूप सभी को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
और अंतिम का विशेषता कौन सा है? स्पष्टता। देखिए छात्रों, पल्लवन में स्पष्टता का होना अत्यावश्यक होता है। जिस भी विचार, अंश, लोकोक्ति आदि का पल्लवन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में वही रहना चाहिए, क्योंकि पाठक को पल्लवन पढ़ाते समय ऐसा प्रतीत न हो कि मूल विचार कुछ और है, जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। तो देखो छात्रों, यहाँ पर अध्यापक ने बहुत आसानी से इस पल्लवन की विशेषता को बताया गया है। आगे लड़की क्या प्रश्न पूछते देखिए, सर जी क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? तो अध्यापक क्या जवाब देते देखिए, हाँ, पल्लवन लिखने में निम्न शैलियाँ प्रचलित है। तो उसमें से पहला कौन सा है देखिए, यहाँ पर अध्यापक बताते हैं विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर छात्रों, प्रवर्तन का अर्थ है कार्य आरंभ करना। यह कॉपी में आप लिख सकते हैं। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण, रोचकता का पूर्ण अर्थ है मनोहरता से पूर्ण, उत्सुकता भरे वाक्य लिखनी चाहिए। देखो छात्रों, इसमें क्या बताया है, प्रथम वाक्य से लेखक विषय पर आ जाता है और इसमें लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती, और प्रारंभता से ही रोचक, उत्सुकता पूर्ण और श्रृंखला में बंधे वाक्य लिखे जाते हैं। तो आप देखिए दूसरा कौन सा है देखिए, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करते निश्चित किया हुआ, तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। उपसंहार करते हैं समाप्ति। देखो छात्रों, यहाँ पर क्या बताया है, कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ के 2-3 वाक्यों में भूमिका बनानी चाहिए, फिर 10-12 वाक्यों में विषय का विस्तार करना चाहिए और अंत में 2-3 वाक्यों में समाप्ति करना चाहिए। आगे रोशन क्या प्रश्न पूछता है देखिए, पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है, इसकी जानकारी हमें दीजिए ना सर। तो अध्यापक क्या बताते हैं देखिए, पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। तो देखिए किस प्रकार अध्यापक बताते हैं, विषय को भलीभांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना। तो दूसरा देखिए, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्कसंगत विचार यहाँ पर एकत्रित करना, उसके बाद तर्कसंगत तथा सम्मत विचारों, छात्रों यहाँ पर सम्मत का अर्थ है उचित, संयोजित करना, संयोजित का अर्थ जोड़ना, तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। फिर देखिए तीसरा क्या बताया उनमें जानकारी, शब्द पर ध्यान देकर यहाँ पर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। यानी देखो छात्रों, शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन तैयार करना चाहिए। और एक बात और विद्यार्थियों, पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन, परोक्ष का अर्थ है जो सामने न हो, और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। यानी देखिए उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आगे रोशन क्या कहता है, सर जी आप तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियाँ दीजिए ना, तो हम क्या करेंगे, पल्लवन तैयार करेंगे। तो अध्यापक क्या कहते देखिए, अरे रोशन इतना जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ। तो देखिए विद्यार्थी क्या कहते हैं एक साथ, जी सर। अध्यापक छात्रों को पूछ रहे हैं, देखिए एक एक करके आपको जो कविता आए, दोहे, चौपाई, जो भी याद आए ना उसे कहिए। तो मैं क्या करूँगा, उनका पल्लवन तैयार करूँगा। तो कुछ क्षणों के पश्चात छात्रों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, तो अध्यापक कहते हैं कि चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ।
तो वह निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं। तो इस उदाहरण का नाम है, देखिए, नर हो न निराश करो मन को। अध्यापक इस उदाहरण का अर्थ इस प्रकार बता रहे हैं, देखिए, यह सार्वभौमिक सत्य है, सत्य ने वास्तविकता है। मनुष्य इस संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि, अद्भुत करते हैं अनोखा, एवं अपने कौशल्य के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का अर्थ क्षमता का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव, सद्भाव का अर्थ अच्छे भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा है। प्रयासरत का अर्थ श्रम में लगा हुआ है। इन सबके पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था, क्योंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे उत्तम एवं सबसे अधिक गुण संपन्न कार्य कर रहे हैं, अतः उसे अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन ही है। जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो वहाँ पर हानि भी है, हानि यानी नुकसान, सफलता है तो वहाँ पर असफलता भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसा बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है। मनोबल का अर्थ है मानसिक बल, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनाने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। यानी देखिए, जो उसे हर समय कर्मरत रहने की, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर करने की प्रेरणा दिया करता है। तो आगे गीत क्या कहता है, देखिए, जी सर, अब हमें समझ में आ गया। सर, मैं एक सुक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? तो देखिए, अविवेक आपदाओं का घर है। अविवेक का अर्थ है अज्ञान। तो अध्यापक इसका जवाब क्या बताते हैं, देखिए, विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। संपदा यानी संपत्ति है। मानव जब कोई निर्णय लेता है ना, तो उसे असदकारणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। कष्टदायक का अर्थ कष्ट देने वाले। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करना चाहिए। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर, कसौटी का अर्थ जांच पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से ही चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। अब देखो छात्रों, तन्वी भी एक पल्लवन के लिए पंक्ति बता रही है। तो कौन सा पंक्ति है, देखिए, सेवा तीर्थयात्रा से बढ़कर है। तो अध्यापक इसका जवाब किस प्रकार बता रहे हैं, देखिए, सेवा परमो धर्म है। परमो धर्म का अर्थ है सबसे बड़ा धर्म। सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, इस तथ्य को सभी जानते हैं। लेकिन सेवा को भूलकर लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए वो सोचकर निकल पड़ते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। फिर देखिए, सेवा परमो धर्म है, इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव का अवहेलना की जाती है, अवहेलना यानी तिरस्कार, तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए देखिए, यहाँ पर लोग भूल ही जाते कि सेवा की भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा, चिरकाल यानी दीर्घकाल तक। और उसी प्रकार देखिए, सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है, क्योंकि मानव सेवा, एक प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थयात्राओं का फल देने वाली होती है, क्योंकि सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थयात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्यफल दामिनी है। सद्यफल का अर्थ है जिसका फल तुरंत मिल जाता है, दामिनी अर्थ देने वाला, क्योंकि सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा ही धर्म को हमें अपनाना चाहिए। तो अध्यापक देखिए आगे क्या बोलते हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से चर्चा भी हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए होंगे पल्लवन मतलब
जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित हो जाती है, उसी प्रकार भाषा में भी क्या होता है, पल्लवन होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो विद्यार्थी क्या कहते हैं, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने हमें बहुत आनंद मिलेगा। तो देखिए छात्रों, भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास, इनके जो पंक्ति है कौन सा, देखिए, जो तोक को काटा बोए ताही बोई तू फूल। तो देखिए अध्यापक क्या बता रहे हैं, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं। शुभ चिंतक का अर्थ है हितैषी, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति आपको क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। स्वाभाविक यानी प्राकृतिक, प्रतिक्रिया का अर्थ है किसी क्रिया के परिणाम में किया हो। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, क्योंकि अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वालों के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना, यह क्या है, महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति क्या करना चाहिए, मैत्री भाव की साधना करना चाहिए। मैत्री भाव यानी मित्रता का भाव। फिर प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है, और इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो कौन सा देखिए, वृक्ष को ही देखिए ना, पत्थर मारने वाले को वृक्ष क्या करता है, फल ही देता है। निष्पीड़न करने वाले को, निष्पीड़न का अर्थ ही निचोड़ना, क्या हो जाता है, सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसे जाने वाला चंदन भी एक सुगंध और शीतलता देता है। शत्रुओं को मित्र बनाने वाले और विरोधियों का हृदय परिवर्तन करने, उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम और स्थायी उपचार है। हम उत्पीड़क को क्षमा करेंगे। उत्पीड़क का अर्थ जो हमें पीड़ा देता है वही, और जो हमारा अपकार करता है, अपकार यानी अहित करता है, हमें उसका क्या करना चाहिए, भला ही करना चाहिए, उसका भला ही सोचना चाहिए, क्योंकि उसके मार्ग का निष्कटक बनाए यानी बाधा रहित बनाए, क्योंकि उसमें फूल बिछा देना चाहिए हमें। और हमारे जीवन में जो बाधा लाता है ना, उसे हमें फूल बिछाना चाहिए, और फूल बिछाने वाला होता है वह सदैव लाभ में ही रहता है, क्योंकि कांटा बिछाने वाला स्वयं ही उसमें उलझ कर क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। महान पुरुषों का भी यही मत है, क्योंकि अतः हम अपकारी के साथ क्या करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। तो रोशन क्या कहता है, देखिए, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। तो लड़की क्या कहती है, देखिए, हाँ आज हमें पल्लवन से डर नहीं लगता है। क्यों, आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, पल्लवन तैयार कर सकते हैं। तो गीत क्या कहता है, देखिए, जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। आशंका ने भय को। तो शीतल क्या कहते, देखिए, जी सर मैं भी पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ, यह मेरा आत्मविश्वास है। अब मुझे प्राप्त भी हो गया है। अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए, अंतिम में मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतना सारे प्रश्न किए। चलो आज आपको बहुत जानकारी मिली। साहित्य की ऐसे रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे जब हम अपनी इस चर्चा को क्या करते हैं, विराम देते हैं, यानी हम यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। देखो छात्रों, अब तक हमने इस एकांकी के जरिए हमने पल्लवन किसे कहते हैं और पल्लवन की विशेषताएं और उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर समझाया गया है। और उसी तरह इस प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सुक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में इस पात्रों के जरिए समझाया गया है। देखो छात्रों, 84 पेज नंबर पर पल्लवन लिखते समय आपको पल्लवन के बिंदु किस प्रकार होते हुए ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है, पल्लवन में सुक्ति, उक्ति,
पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। भाषा का सरल स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। तो देखो छात्रों, अब आपको 84 पेज नंबर जो स्वाध्याय दिया गया है वो स्वाध्याय लिखते समय कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। आपको आसानी से इसका आप जवाब लिख सकते हैं। तो अब हम स्वाध्याय कौन सा है ये अब हम देखेंगे। आप देखो छात्रों, 84 पेज नंबर पर जो स्वाध्याय दिया है पाठ पर आधारित, ये आपको कॉपी में लिखना है। ये जो पहला प्रश्न है ना, पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, इसका जवाब मैं पल्लवन भाग 1 में दिया है मैंने। अब दूसरा जो प्रश्न है ना वो आसान बहुत है। पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आपको 9 विशेषता दिया गया है, इसका आपको स्पष्टीकरण अच्छी तरह से लिखना है। फिर कौन सा दूसरा है देखिए, व्यवहारिक प्रयोग का प्रश्न दिया गया है। तो कौन सा है देखिए, संत कबीरदास का है, ढाही आखर प्रेम का, आखर यानी अक्षर, ढाही आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, इसका भाव पल्लन आपको करना है। फिर देखिए दूसरा कौन सा है, लालच का फल बुरा होता है, इस उक्ति का विचार, इसका भी आपको पल्लवन करना है। मुझे लगता है आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब आप कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।